नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती, जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती, बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो फतह फिर कैसे मिले, कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप सभी कैसे हो? होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारे बीच आज एक ऐसी शख्सियत जुड़ने वाली है जिन्होंने लाखों लोगों को इंस्पायर किया है और हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। उनकी अगर मैं तारीफ करूं, वो तो सूर्य को दिया दिखाने के समान होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फाउंडर ऑफ दादी की रसोई, आदरणीय श्री अनूप खन्ना जी की, जो कि ₹5 में लोगों को भरपूर भोजन खिलाते हैं। और सच में आरडीडी शो आज खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हेलो, प्रणाम सर। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो आप सर? बहुत अच्छा। और आपसे मिलके और ज्यादा अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे इस लायक समझा कि अपने शो में आप मुझे इनवाइट कर रहे हैं। सर, आप लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन हो, प्रेरणा स्रोत। तो जिस तरह से आपने लोगों को इंस्पायर किया है और एक तरह से मैं कहना चाहूंगी लोगों को एक नया जीवन दिया है, सबसे पहले तो मैं आपको सैल्यूट करना चाहूंगी सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत जी, बहुत धन्यवाद। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसे मोमेंट आए हो जब आपने कोशिश की हो और हार नहीं मानी हो? मैं इस बात को मानता हूं कि ये काम मैं इसलिए कर पा रहा हूं कि मैं स्पोर्ट्समैन था अपने टाइम का। मैं देहरादून के पास एक जगह है डाकपत्थर विकास नगर, वहां से पढ़ाई करी है मैंने। तो वहां स्कूल वाइज टीम में था, टेबल टेनिस चैंपियन था, देहरादून चैंपियन, गढ़वाल रीजन चैंपियन, उसके बाद में यूपी शूपी भी खेला। तो स्पोर्ट्समैन के अंदर एक नेवर से डाई स्पिरिट होती है। कोई भी स्पोर्ट्समैन हो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, वो हार बर्दाश्त नहीं करता और एक बार हारता है तो दोबारा खड़ा हो जाता है। बड़े से बड़ा स्पोर्ट्समैन होगा, आखिरी पॉइंट तक वो फाइट जरूर करता है। तो ये फाइटिंग स्पिरिट सिर्फ स्पोर्ट्समैन के अंदर पाई जाती है। तो शायद ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा कि जब भी कोई काम होता था, कुछ होता था, तो ये स्पिरिट जो मेरे अंदर एज ए स्पोर्ट्समैन रही। फिर मैं रॉयल कैंट यूनिवर्सिटी चैंपियन वगैरह भी रहा अपने टाइम में। बहुत मैचेस हारे, बहुत मैचेस जीते। तो ये जो आपका है कि हाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हार जीत जीवन का एक हिस्सा होता है, जो आज के यंगस्टर्स को नहीं पता है। जो डिप्रेशन वगैरह ये वर्ड्स हैं, ये हमारे टाइम में कभी भी नहीं होते थे। वो इसलिए नहीं होते थे कि हमने असफलता भी देखी है। और मैं हमेशा इस बात को मानता हूं, असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है। तो अगर आप जिंदगी में असफल नहीं है तो सफल कभी भी नहीं बनेंगे। तो असफलता को आप एक स्टेप माने अपना सफलता की ओर। मैंने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है और उससे सीख लेके आगे बढ़े। तो एक अप्रोच की बात होती है। तो वो शायद ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा है मेरे साथ। राइट सर, बिल्कुल सही कहा है। और कहीं ना कहीं जो आपके बचपन के संस्कार है सर। और सर, मैंने सुना है आपके फादर ने आई थिंक महात्मा गांधी जी के साथ भी काम किया है, उसके बारे में भी मैं हाँ। जानना चाहूंगी सर। जी। एक्चुअली वो लखनऊ में पढ़ाई वगैरह करते थे, तो वहीं सेमिनार्स वगैरह हुआ करते थे। उस टाइम देश के जो आंदोलन चला करते हैं, तो उस टाइम सेल्फी वगैरह का टाइम नहीं हुआ करता था। उस समय ऑटोग्राफ बुक होती थी।
तो मेरे पास एक बहुत बढ़िया ऑटोग्राफ बुक है जिसमें महात्मा गांधी जी, मोहम्मद अली जिन्ना, फिरोज गांधी जी, विनोबा भावे, सैगल ढिल्लन शाहनवाज, शायद आप लोगों ने नाम सुने हो, आईएनए के फाउंडर मेंबर्स थे, और बहुत बहुत बड़े से बड़े लीडर्स जो आते थे उनके सबके ऑटोग्राफ्स लिए। तो बचपन में तो इसकी वैल्यू नहीं पता थी, लेकिन अब देखते हैं तो हमें लगता है कि क्या चीज थे। और जो भी मेरा बिजनेस होता था यहाँ पर दवाइयों का, शुरू से है यहाँ पर, पहले मैं सर्विस में था, उसके बाद मैं बिजनेस करा। तो पापा हमेशा यही कहते थे तुम अपने कुछ ना कुछ ये सोशल काम में लग जाओ, दुकान में संभाल लूंगा। तो उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। जैसे मैं यहाँ केमिस्ट एसोसिएशन का 30 साल से प्रेसिडेंट हूँ, तो उसके माध्यम से हमने बहुत अच्छे अच्छे काम करे यहाँ पर। जैसे बिहार में बाढ़ आई थी तो हमने एक ट्रक लोड यहाँ पे सामान भेजा था, और किसी ने मेरे से पूछा कि ये सामान जाता भी है या ट्रक दिल्ली से वापस लौट के आ जाता है। तो उसी टाइम लगा, पापा ने भी कहा, सबने कहा, बोले ना अभी तुम्हें वहां जाके बांटना है और उसकी वीडियोग्राफी कराओ और सीडी सबको दो। तो मैं यहाँ से फिर पूर्णिया के आगे एक बनमन की जगह है जहां पर हमने बांटा था सामान, वहां जाके एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बुलाया। 2002-3 के आसपास की बात है ये। तो उस टाइम ये मोबाइल के वीडियो वगैरह नहीं बना करते थे, तो सीडी बनवाई और सबको हमने डिस्ट्रीब्यूट करी। तो जब ट्रांसपेरेंसी देखी, वो मेरे करियर का एक तरह से माइलस्टोन था समाज सेवा के अंदर। जब भी कोई घटना होती थी सब मेरे को ही कहते थे कि भाई यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी दिख रही है। और अंबाला में जब बाढ़ आई या कहीं पे भी कुछ होता था, उत्तराखंड में जब ये केदारनाथ हादसा हुआ 16 तारीख की रात में, तो हम 20 तारीख की सुबह वहां पर पहुंच चुके थे, जबकि ऋषिकेश के ऊपर ट्रक नहीं जा पा रहे थे। तो हम कैश लेके गए थे, हम 3 लोग गए थे यहाँ से। तो मेरा ये कहना कि ये रास्ते बन जाते हैं अपने आप। और फिर जब इतने हजारों लोगों का आपके पास में सपोर्ट आ जाता है, तो एक इच्छा शक्ति भी बन जाती है। अब जैसे कोरोना हुआ, अब अचानक बंद हो गया था, दादी की रसोई बंद करना पड़ा, तो हमारे पास राशन बहुत पड़ा था। तो हमने उसी टाइम ये डिसाइड करा कि 3-3.5 किलो आटा, आधा किलो दाल, आधा किलो चावल के हम पैकेट्स बना के सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सो दैट जो राशन हमारे पास है वो खराब ना हो। जब घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे लोग, उस समय चूंकि सामान था, सब कुछ था, तो मैंने अपने दुकान के लड़के वड़के इकट्ठे करे। मैंने कहा चलो यार बांटने चलते हैं। हम लोग गए। उसके बाद में जब हमने फेसबुक वगैरह पे अपलोड करा अपना कि हमने ये काम करा है, तो लोगों ने ऑनलाइन हमें भेजना शुरू कर दिया। तो कहा तो हम राशन खत्म करने के लिए जा रहे थे कि अपना खत्म हो जाए, लेकिन पूरे टाइम वो चलता रहा। मेरे पास बहुत ज्यादा लोगों ने ट्रोल भी करा, कहने लगे कि आप इस उम्र में जा रहे हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, अगर आपको कुछ हो गया अंकल तो क्या होगा। बच्चों ने भी कहा, मेरा बेटा सिंगापुर रहता है, बेटी हैदराबाद है, पापा अगर कुछ हो गया हम तो आ भी नहीं पाएंगे। लेकिन होता है ना, जब आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारी होती है, लोगों की उम्मीदें आपसे लग जाती है, तो आप घर पे भी नहीं बैठ सकते। और जैसे मैंने बताया, मैं अध्यक्ष था केमिस्ट एसोसिएशन का, तो सारी दवाई की दुकानें भी खुलनी जरूरी, उनके पासेस बनवाने, तो जिम्मेदारी का एहसास था। होना है तो होना है। मैं इस बात को बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ, भगवान ने जो आपके नाम में लिख दिया है वो आपको आपके साथ होगा ही होगा। अपने कर्म पे विश्वास रखो। मैं बहुत ज्यादा इन चीजों को मानता नहीं हूँ। अपने हाथों की लकीर रोजाना बनती है, रोजाना बिगड़ती है। जो बताते हैं ना, आप ये हाथ में ये है, फ्यूचर ये है, फ्यूचर आप खुद बनाते हैं। तो बस भगवान का साथ रहा और पूरा कोरोना हम लोग बांटते रहे। तो बस लोगों का प्यार मिलता रहा, लोगों ने जिम्मेदारी देते रहे। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, हर जगह बोला है मैंने, अगर ट्रांसपेरेंसी है आपके अंदर, उनको लगता है कि मेरा दिया हुआ दान ये सही जगह पहुंच रहा है, तो देने वालों की इतनी लंबी लाइन है, इतनी लंबी लाइन है, लेने वाले हैं नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आपके अंदर ये होना चाहिए, यस। अब भगवान की दुआ है कि लोगों का विश्वास है, जो हमारे यहाँ दादी की रसोई में आते हैं, 400-500 आदमी खाना खाने आता है, बच्चे स्कूल से निकल के आते हैं, उनके लिए फ्रूटी है, लोग फ्रूटी दे जाते हैं, चॉकलेट्स दे जाते हैं। बच्चे फ्रूटी भी लेते हैं, चॉकलेट्स भी लेते हैं, बिस्किट्स हैं, और देसी घी का खाना है, बासमती चावल है। ये सब मैं थोड़ी करा रहा हूँ। मैं तो छोटा सा स्केल पे शुरू करा था 21 अगस्त 2015 में। आज लोगों का प्यार है, लोगों का जुड़ाव है, आज अच्छे स्केल पे है। 400-500 लोग और अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे से भी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं कई लोग। तो जैसा आपने बताया, यस, कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है, कुछ लोग सीख लेके आगे बढ़ जाते हैं। तो अब हमने एक एयर कंडीशन आउटलेट खोल दिया है, तो एक नया स्टेप आया है, उसके अंदर एसी, टीवी वगैरह सब लगा दिया है। तो लोग, अब मेरा मानना है कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के 5 रुपए के आउटलेट्स खुलने चाहिए। बिल्कुल सर, लेकिन मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी सर, दादी की रसोई का जन्म कैसे हुआ सर? मैंने बताया, सोशल काम जैसे केमिस्ट एसोसिएशन के माध्यम से या उस तरह से हम लोग करते रहते थे, कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो एक बार मम्मी की थोड़ी सी तबीयत खराब थी, डाइनिंग टेबल पे बैठे थे हम लोग, तो मम्मी बोली कि मेरे हिस्से का खाना मैं कुछ खा तो रही नहीं हूँ, किसी गरीब को खिला दिया करो तुम लोग।
तो हम लोग हंसने लग गए। हमने कहा आप खाती कितना हो, एक चिड़िया भी नहीं खाएगी इतना खाने में। तो मेरी बेटी के मुंह से निकला, बोले पापा दादी की इच्छा है, दादी की रसोई शुरू करते हैं। तो नाम भी उसी टाइम पड़ गया, सब कुछ इतना कैची नाम था। हमने कहा चलो मम्मी शुरू करते हैं, क्या खिलाना है। तो शुरुआत खिचड़ी से करने की शुरुआत करी। हमने कहा खिचड़ी बना के दे देते हैं, मम्मी की इच्छा थी बस इस बहाने। अब सवाल था कि हमें कुछ बनाना तो आता नहीं था, कभी मैंने घर में प्याज भी नहीं काटा था। प्याज तो बड़ी चीज है, कुछ भी नहीं काटा था बर्तन धोने के अलावा लेकिन एक हमारे जहाँ दवाई की दुकान है उसके पीछे एक होटल होता था, वहाँ एक कुक था, वो दवाई लेने आता था। मैंने उससे कहा ऐसे ऐसे मेरे मदर की इच्छा है। बोला साहब मैं खिचड़ी बना दिया करूंगा रोज सुबह। तो उसने सामान लिखा कि हमें क्या क्या कुकिंग के लिए चाहिए। उसे बारदाना बोलते हैं ये लोग अपनी लैंग्वेज में। तो वो खरीद के लिया, गैस के चूल्हे वूल्हे ये सब चीज। तो 21 अगस्त 2015 को हमने शुरुआत करनी थी। एक्चुअली 21 अगस्त मेरा जन्मदिन होता है, उससे एक हफ्ता 10 दिन पहले की घटना आई है। तो मम्मी ने कहा कि जब तुम्हें करना ही है तो 21 तारीख से शुरू कर दो। तो हमने फिर 21 तारीख से इसकी उद्घाटन करा, और साथ में एक अचार रखने का था। तो ये छोटा सा स्केल पे हम लोगों ने शुरू करा। अब धीरे 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 ये मुझे नहीं पता था कि ऐसा रूप ले जाएगा। फिर मुझे भी नहीं लग रहा था कि मैं कब तक चलाऊंगा, कितने दिन चला पाऊंगा इसको। लेकिन कहने वाली बात है कि जो ऊपर वाला कराता है ना, ये सब आपके हाथ में नहीं होता, सब ऊपर वाला रास्ते दिखाता है। बीच में बहुत दिक्कतें भी आती हैं। अब वही मैंने कहा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी धक्के खा खा के आगे बढ़ने की। चलती रही चीजें, आराम से चलती रही, और ऊपर वाला साथ देता रहा। इसलिए आज बहुत लोग इंस्पायर हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और मुझे बड़ी खुशी है कि एक पौधा लगाया था वो, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, लोग मेरे से पूछते हैं कि हम आपकी ब्रांचेस लगाना चाहते हैं जी। मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि अनूप खन्ना खत्म तो सब चीज खत्म, ऐसा नहीं है। आप अपने नाम से करिए, अपने मदर के नाम से करेंगे। जब आपके सेंटिमेंट्स उस चीज से अटैच होते हैं तो उसे बंद नहीं करते हैं आप। तो कोई अपने दादा के नाम से करे, कोई अपनी दादी जी के नाम से करे, कोई किसी के नाम से भी करो, अपने इस नाम से आपका वो चलता रहना चाहिए। तो वो चीज कभी बंद नहीं होगी। आज 500 के करीब इसकी ब्रांचेस लोगों ने अपने अपने नाम से कर रखी हैं। तो अगर ये मेरी ब्रांचेस होती तो मेरे खत्म होते के साथ ही खत्म हो जाता। अब ऐसा नहीं है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। जी जी। और सर आपने 5 रुपए रखे, उसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगी। ये मैं शुरू से ही मैं हर एक से कहता हूँ, शुरू से कहता हूँ कि फ्री का कंसेप्ट मुझे आज तक समझ में नहीं आया। क्यों फ्री? एक आत्मसम्मान होता है आदमी का, वो जरूर लेना चाहिए। क्या ना, आदमी का 2 ही बार मुंह टेढ़ा होता है, जब एक बार मरता है और एक बार जब पैसे मांगता है। आपने देखा होगा पैसे मांगने में भाई 5 रुपए तो उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है, या 50 रुपए दे दो या 100 रुपए दे दो, आर्टिफिशियल। तो क्यों भाई ऐसा? वो आज मेरे पास 5 रुपए दिए उसने कि साहब मुझे ये दीजिए, इसमें चटनी भी डालिए, इसमें ये भी करिए। और जैसे मैंने बताया भी कि एक बार एक रिक्शा वाले से मैंने कुछ कहा, वहीं पर गाड़ी सही से नहीं लगा, तो कहने को एहसान नहीं कर रहा हूँ, 5 रुपए देता हूँ। तो उसकी गाली भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव वो सक्सेस हो गया, कि वो 5 रुपए दे रहा है, चाहे उसे 50 रुपए की चीज मिल रही है, ये मतलब नहीं है। बात उसकी है कि उसको ये कॉन्फिडेंस है, 5 रुपए दे रहा हूं भाई तेरे को, समझ मत। तो ये चीज जो मैं चाह रहा था उसने गाली के रूप में मुझे वापस करी। मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात को देख के। और इसके अलावा फिर क्या हुआ, जैसे हमने अगस्त में करा था, फिर दिवाली के आसपास लोगों ने कपड़े निकाल के दिए, बोले आपके पास जरूरतमंद आते हैं, तो हमने 10 रुपए में पुराने कपड़े भी देने शुरू कर दिए। अब आप लोगों के कपड़े होते हैं ब्रांडेड कपड़े, आजकल की नई जनरेशन के, फटते हैं नहीं। और जो मैं हमेशा मजाक में कहता हूँ, लेडीज के कपड़े अगर 2 बार फोटो खिंच जाती है तो तीसरी बार हमारे पास आ जाते हैं कि अब तो फोटो खिंच गए किसी काम के लिए तो इतनी बढ़िया बढ़िया कंडीशंस के कपड़े होते हैं, और शादी के लहंगे कुर्ते वगैरह क्या कहने। तो हमने फिर शादी भी करानी शुरू कर दी उनसे। 20-25 शादियां हो चुकी हैं, लहंगे कुर्ते शेरवानीज वगैरह सब कुछ है, और 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए के हैं, एक दिन यूज करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा, ये मैसेज पूरे देश को जाना चाहिए, किसी को भी अगर कभी कोई शादी करानी है देश के किसी कोने में, यहां आके ले जा सकता है शेरवानी वगैरह। कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए बचेंगे, वो शादी में अपने किसी जरूरत के सामान में यूज कर सकता है। तो मेरा ख्याल है एक दिन के लिए इतना वेस्टेज गलत है, और अगर नहीं है तो फिर वो लौट फेर के मेरे पास ही आ जाते हैं अगर वो खर्च करता है इस चीज के लिए। तो ये छोटे छोटे से स्टेप्स हैं। 10-10 रुपए में हम लोग इसको फ्री कुछ नहीं करते। और इसी तरह से फिर मेरा दवाइयों का काम था, जैसे मैंने बताया, तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की स्कीम मुझे पता लगी, सरकारी योजना है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज तक की जितनी भी
ये मोदी सरकार की योजना है उसमें सबसे बढ़िया है। आपके माध्यम से फिर एक बार कहूंगा, देश में इसकी 14,000 से ज्यादा ब्रांचेज हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, बहुत अच्छी क्वालिटी है। हर घर का बजट कम से कम 8-10 हजार रुपए होता है, जहां हमारे जैसे बुजुर्ग लोग रहते हैं। वो 150-2 हजार रुपए जाएगा। जो 200 रुपए का पत्ता है यहाँ पर 20 से 25 रुपए में मिल जाएगा। शुगर की है, ब्लड ओह! प्रेशर की है, हार्ट की है, कोई सी भी दवाई हो, बहुत सस्ती दवाइयां, बहुत अच्छी क्वालिटी की, मल्टीनेशनल क्वालिटी। तो मेरा वही कंसेप्ट आ गया, रोटी कपड़ा और दवाई, 5 रुपए में खाना, 10 रुपए में कपड़े और सस्ती दवाई। क्या बात है सर, क्या बात है! शत-शत नमन सर आपको। और सच में आज दवाइयों का हमें मेरा भी काम था काफ़ी इसलिए। प्रेरणा मिल रही है। जी, जिस तरह से नहीं, आपने क्योंकि दवाइयों बात का की। काम था इसलिए मैं इस काम को कर पाया, दवाई भी इसमें ऐड हो गई। और ठीक है, अच्छा लगता है कि कपड़े आप लोगों ने, किसी ने सजेशन दिया, कपड़े भी ऐड हो गए, ये भी हो गया। और एक जी, चीज जो जी। मैंने इसमें सबसे बढ़िया करी है, जो मेरे दिल को इन सारी चीजों में, मैंने यहाँ पर सिविक सेंस देने की कोशिश करी है सबको इसके साथ। जैसे लाइन लगानी बहुत जरूरी है, हर एक के हाथ में 5 रुपए का सिक्का रखना जरूरी है। वो कहां से आता है? जो चेंज मेरे पास आती है मैं अपनी दवाई की दुकान पे रख देता हूं, अगर किसी को चेंज कराना है वहां से लाए, हमारे पास आके। ये मैंने देखा पेट्रोल पंप पे ना, जब आपका जी, पूरा पेट्रोल भर जाता है उसके बाद आदमी जेब में हाथ डालता है, उसके बाद कार्ड निकालेगा। पीछे वाला है, यार जब तक तुम्हारा पेट्रोल भर रहा है तुम अपना क्यों नहीं दे देते? 100 देने, 500 देने, 1000 जो भी है, इन द मीन दे दे। जैसे ही पेट्रोल भरा आप आगे निकलिए। टाइम सेविंग होना चाहिए, ये हम लोग ने, तो मेरे को बड़ा बुरा लगता था, ये मैंने फिर अपने यहाँ इंप्लीमेंट करा। दूसरा, बच्चे आते थे बगैर हेलमेट के, मोटरसाइकिल स्कूटर, उनको खाना देना बंद कर दिया। अब दूर से मैं देखता हूं कि एक ही हेलमेट है, वो बदल बदल के आ रहे हैं, अंकल ये देखिए मेरा हेलमेट है, मुझे पता है, लेकिन मैसेज जा रहा है कि हाँ अगली बार आओगे तो तुम्हें हेलमेट पहन के आना है, ये गलत है। तो जो चीजें हम भूल चुके हैं, जैसे दवाई की दुकान है, बहुत सस्ती दवाइयां हैं, लोग लाइन लगाते हैं। मैंने वहां क्या करा, पॉलिथीन के खिलाफ इतना अभियान चलता है, लोग कहते हैं हम थैले बांटते हैं। क्यों बांटते हैं भाई? इन्हें एजुकेट क्यों नहीं करते? उनको मैंने कहा दवाइयां आप ऐसे लेके जाइए, मेरा लड़का आपकी गाड़ी तक छोड़ेगा। बहुत लड़ते थे, कैसे हमने पहली दुकान देखी है जहां पर कोई कागज का थैला भी नहीं दे रहे, इसमें कितनी कॉस्ट आती है? मैंने कहा कॉस्ट की बात नहीं है, मेरे दादाजी थैला लेके चलते थे, मेरे पिताजी थैला लेके चलते थे। इसको मैंने खराब करा, हमारी जनरेशन ने, मैं ही सुधारना चाह रहा हूं। अगर अगली बार आना है तो घर से एक कपड़े का थैला लेके आएंगे, और वरना हम आपकी गाड़ी तक छोड़ने जाएंगे। जी, जी। आज 99% लोग कपड़े का थैला लेके आते हैं और हंस के कहते हैं, बोले खन्ना साहब को सिखाया नहीं सिखाया, तुमने थैला लाना सिखा दिया। तो मेरा आपसे माध्यम से क्या फिर बात एक निवेदन है, अपने घर से चलें तो एक कपड़े का थैला जरूर साथ रखें। क्या जरूरत जी, है जी। बार बार हर जगह 36 पॉलिथीन इकट्ठी करने की? दुकानदार की भी मजबूरी राइट। है, वो भी क्या करे बेचारा। जी, जी, जी। राइट हाँ सर, और जी। आपने बहुत ही अच्छा मिशन स्टार्ट किया है सर। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी आपके इस मिशन में कितना डिफ़िकल्टियों का आपको सामना करना पड़ा? जब हमने शुरू करा था 2015 में, तो 36 रुपए किलो दाल होती थी जब ये बनाते थे हम लोग। उसके एक साल बाद ही करीबन 150 और 180 रुपए के आसपास पहुंच गई थी। अब बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि 6-7 किलो दाल भी बनती थी, सब कुछ होता था। फिर उस टाइम पे हम लोगों ने रोटी वगैरह भी थोड़ी इसमें ऐड कर दी थी, और मेरे साथ इतने लोग भी नहीं जुड़े थे, इतना पॉपुलर भी नहीं था, तो बड़ी दिक्कत हो रही थी। मेरे सब्जी वाले ने मेरे को एक दिन समझाया, बोले साहब 150-200 रुपए की जो आप ये दाल डाल रहे हैं, तो इसमें 1 या 2 किलो कम करके इसमें सब्जियां डालनी शुरू कर दीजिए। उससे आलू डालिए, बैंगन डालिए, गोभी डालिए, और जितनी भी डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, एक तो गाढ़ी हो जाएगी सब्जी आपकी दाल, और पौष्टिक भी हो जाएगी। तो मुझे बहुत अच्छा फार्मूला था। तो 200, 250, 300 रुपए की हम बहुत वैरायटी ले आते थे, जिसमें लौकी अलग अलग, उसमें जो भी सब्जी होती थी, मैं क्या करता था उसमें 2-2, 4-4, 5-5 पीस सब चीज के निकाल लेता था, उसको लाके दाल के साथ। वो इतनी बढ़िया रेसिपी बनी, फिर तो उसका टेस्ट ही डेवलप हो गया, लोग दूर दूर से आने लग गए। फिर मुझे लगा कि अब तो भगवान की दुआ है, लेकिन ये रेसिपी हमारी एज इट इज चल रही है। अभी टमाटर जैसे 150 रुपए किलो हो गया था, हमें 10 या 15 रुपए किलो में। वो सब्जी वाला भी हमारा बहुत अच्छा है, वो आजादपुर मंडी के रेट देता है हमें, होलसेल रेट। घर के रेट अलग है, वहां के रेट अलग है, दादी की रसोई के। ये जैसे देसी घी वगैरह है, ये सब अगर आपको 500 रुपए का मिल रहा है तो मुझे 200 रुपए का देते हैं, मतलब मैं पैसे देता हूँ। वही वाली बात है, जैसे मैं 5 रुपए ले रहा हूँ, वो कहते हैं मैं फ्री में नहीं लेता किसी से, तो कहते हैं लाइए साहब जी, 200 रुपए दे दिए, 100 रुपए दे दिए, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से दिक्कत हमारी दूर भी हुई, रास्ता भी निकला, और फिर लोगों ने जोड़ना शुरू करा, फिर तो आगे बढ़ते ही चले गए हम लोग। जी। और सर दादी की रसोई की बात करूँ तो एक ब्रांड बन गया है, और अमित जी ने भी काफ़ी एप्रिशिएट किया है और आपसे इंस्पायर हुए हैं। वो भी हम जानना चाहेंगे उसके बारे में। हाँ। जी, जी। 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 जी।
वो सदी के महानायक ऐसे ही नहीं है, रवीना टंडन जी भी साथ थी। एंड रवीना। वो काफी टाइम से देख रहे थे इसको, मेरे दादी के रसोई। मुझे नहीं पता थी ये बात। जब हम मिले तो हम लोग नर्वस थे, तो मैंने उनसे कहा भी, मैंने कहा हम गलती हो जाएगी तो अभी से माफी मांग लेते हैं आपसे। तो बड़ी जोर से हंसे। और आपने ये देखा होगा कि केबीसी के अंदर एक बहुत बड़ी खासियत है, जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं वो उनसे हंसी मजाक करते रहते हैं, वो नर्वस नहीं होते। ये अमिताभ जी बच्चन जी जी की बहुत बड़ी खासियत है कि वो आपको बिल्कुल ऐसा बना देंगे जैसे बिल्कुल आप घर के लोग हैं। तो वो डर वगैरह जो आपका था कि इतने बड़े आदमी से आप बात कर रहे हो, सब चीज खत्म हो गई। और आपने देखा इंटरव्यू जो मेरा है केबीसी में, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ या किसी और से बात कर रहा हूं। ऐसा लगा ही नहीं। जी और रवीना टंडन जी, वो तो खैर गजब ही है उनका तो। ऐसे ही तो मैं हर एक से कहता हूँ, जो भी ये ऊपर तक पहुंचते हैं इस लेवल पे, जैसे माननीय पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी से मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी हमें इनवाइट करा था। जी माननीय जी मुर्मू जी से जी। तो ये इतने सज्जन, और मतलब आप शब्दों में बखान नहीं कर सकते कि आपको कितनी इंस्पिरेशन देते हैं ये। बिल्कुल आपको एक जब मैं उनसे मिलके आया तो उसके हफ्ते 10 दिन बाद तक तो ऐसा लगता रहा कि मेरे से गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं आपको। तो आगे बढ़ने के लिए इस तरह के रिवार्ड्स या इस तरह के ये लोग जो हमें मोटिवेट करते हैं, ये भी कई बार लगता है जरूरी है। और अमिताभ बच्चन जी ने बहुत ज्यादा इंकरेज करा था, सभी ने करा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगा हाँ, काम भी बगैर इंस्पिरेशन के नहीं चलेगा। अब मेरे से भी कोई पूछता है, जब मेरे दादी की रसोई के लोग अपने पूरे देश में चलाते हैं, तो मैं भी उनको थोड़ा सा इसी टोन में थोड़ा सा इंस्पायर करने की कोशिश की। मैंने कहा चलो भाई, इन लोगों को भी मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। कोई नया आता है कि मैं कैसे करूंगा, फंड नहीं है, फलाना नहीं है, तो उसको भी हम मोटिवेट करते हैं कि यार तुम 15 आदमी से शुरू कर दो। और आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा, जो आप किटी पार्टीज वगैरह में लेडीज वगैरह जाती हैं, 20 लोग, 25 लोग, तो एक जी एक खाना लेके चली जाए। पहले जहां पर जिस होटल के अंदर रेस्टोरेंट में कर रहे हैं, उसके नीचे जो इतने भी लोग हैं, तो अगर दो दो चार चार आदमी का भी खाना ले जाएंगी तो 50-60 का ले जा सकते हैं आराम से। पहले अपना खाना बांटिए, उसके बाद में अपनी किटी पार्टी हाउसी वगैरह के लिए, तो आपको अंदर से महसूस होगा कि यस, हमने कोई अच्छा काम करा है। उसके बाद हम अपना बिल्कुल। एंजॉय कर रहे हैं। तो ये जब बड़े लोग हमें थोड़ी सी राय देते हैं, तो हम भी थोड़ा सा इस लाइन में थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। जी, जी, नहीं ये बहुत ही अच्छा मिशन है सर, और हम सभी के लिए सच में जो भी हमारे साथ ऑडियंस जुड़े हैं सभी के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हर एक से कहता हूं कि बड़ा काम सोचते रह जाते हैं कि कैसे करेंगे, छोटा काम करते नहीं है, इसलिए हम कुछ भी नहीं करते। आप छोटे काम से शुरुआत कर दीजिए, जहां पे भी आपको लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, फौरन शुरू कर दीजिए उसे। और नेम फेम वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक जगह किसी ने मेरे से पूछा कि मेरे को करना है, मैंने कहा बिल्कुल, उसको मैंने गाइड करा पूरा। 5 या 6 महीने के बाद मेरे पास उसका फोन आता है, कहते हैं अंकल मैं 6 महीने हो गए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है बच्चे। कहने लगा अंकल मेरे वीडियो नहीं बन रहे, वो कैसे बनेंगे? मैंने कहा बेटे, अगर वीडियो के लालच में कर रहा हूं तो अभी बंद कर दो आप। अगर आप दिल से काम कर रहे हैं तो आपको वीडियो की कोई कमी नहीं है, और ना ही वीडियो के लालच में आप इस काम को करिए। तो जो जी, राइट। ये इस उम्मीद में करते हैं ना, हमारे यहाँ एक कहावत है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। तो बुजुर्गों ने ऐसे नहीं बना दी है कहावतें। कहावतें बिल्कुल सही बनी है। अगर आप दिल से जी, सच्चे मन से किसी काम को कर रहे हैं, तो ये चीजें अपने आप आएंगी। और यंगस्टर्स के लिए मैं हमेशा एक बात, जितने भी बच्चे आते हैं कि अंकल हम भी करना चाहते हैं, तो मैं उन्हें मना करता हूं, पहले अपना कैरियर बनाइए। उसके बाद में जब मैंने आप लोगों की उम्र में ये सब काम नहीं करे थे। पहले अपने मकान की सोचिए, अपने माता पिता की सेवा करने की सोची, बच्चों का शादी का सोचना होता है उनका, जब सारे सेटल हो जाते हैं। अब जो नई इनिंग है मेरी, मैं जीरो लाइबिलिटी के साथ में मस्त हूं बिल्कुल। बुढ़ापे के लिए पैसा इकट्ठा कर लिया, रेगुलर इनकम है, तो मैं क्यों नहीं काम करूंगा ये। और जो मैंने 60-70 साल का एक्सपीरियंस लिया है, 65 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास में, तो वो मैं आगे आपको पास ऑन क्यों ना करूं। जो संस्कार मेरे को मिले हुए हैं, अगर मैं पास नहीं करूंगा, राइट। वो तो मेरे साथ ही चले जाएंगे। तो ये है कि जो भी, अगर आपकी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं और आप इस लायक हैं, तो आपको ये सारे काम करने चाहिए। और यंगस्टर्स को कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहिए। राइट सर, बिल्कुल सही कहा है। और सर कुछ मोमेंट जानना चाहूँगी मैं, क्योंकि आप पर डे मतलब 500 लोगों को जो आप खाना खिलाते हैं वो भी ₹5 में, वो कैसा महसूस होता है सर? देखिए, जो लोग आते हैं
मतलब 50% तो लगभग वही लोग आते हैं जिन्हें पता है। तो जैसे थ्री व्हीलर स्टैंड है तो सारे थ्री व्हीलर वाले अपने वहीं पे एक ही थ्री व्हीलर में बैठ के आ जाएंगे, बारी बारी बांध रखी है उन्होंने। और या रिक्शा वाले हैं वो भी इसी तरह से करते हैं, आसपास के गांव के भी काफी लोग आ जाते हैं वहां। बड़े कई बार इंटरेस्टिंग सीन्स भी होते हैं, जैसे आ, मैं फ्री भी दे सकता हूं किसी को, मतलब 5 रुपए लेने का वो नहीं है, लेकिन कुछ लोग कुछ समझाना बड़ा मुश्किल है। जैसे एक बार एक साहब आए, लाइन लग रही थी, उन्होंने 20 रुपए निकाले, बोले इन 4 आदमी को खाना मेरी तरफ से कर दीजिए। मैंने कहा सर ये 5 रुपए अफोर्ड कर सकते हैं, रोज आते हैं, आप इनको फ्री की आदत क्यों डालना है, किस लिए? जी। ऊपर एक 3 स्टार रेस्टोरेंट है हमारे पास में। मैंने कहा सर आप वहां तो क्यों नहीं जाते इनको लेके, ये बेचारे वहां कभी नहीं जा पाएंगे, 5 रुपए तो ये डेली आते हैं, डेली खा लेंगे, वहां 400 रुपए प्लेट है। मैंने कहा आज बेटे चारों से कहा, मैंने कहा आज अंकल आपको वहां ले जा रहा है खाना खिलाने के लिए। अब अंकल जी दाएं बाएं देखने लग गए, कहते हैं कैन नॉट अफोर्ड दिस मच हियर वो। तो मैंने कहा यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप नहीं कर सकते तो जो कर रहा है मैं भी फ्री में दे सकता हूँ। भिखारी आए जैसे, अब बड़ा इंटरेस्टिंग था कि एक बार जब शुरू शुरू की बात है, एक भिखारी आई, उसके 2 बच्चे थे उसके साथ में, एक छोटा सा एक बोले क्या लेंगे आप भगवान के नाम पे अल्लाह के नाम पे इस पे खाना दे दिए। मैंने कहा हम फ्री देते ही नहीं किसी को किसी भी तरह से। आप यहाँ गंगा शॉपिंग में घूमिए, आपको भीख किसी ने दी है या नहीं दी है अभी तक? बोली अभी तक मिली नहीं। तो मैंने कहा एक चक्कर मार के आ जाओ मिल जाएगी। वो खैर गई अपने 5 मिनट में ही, उसने उन पे होते तो वही है पैसे, 5 रुपए लेके आ गए, डाला उसने। मैंने उसके बच्चों को टॉफी भी दी, उसको फ्रूटी दी। ये अगली बार उसने कभी नहीं कहा मेरे से, अभी तक भी आती है कई बार, उसको लगा कि मैं इनसे क्यों मांग रही थी 5 रुपए का भीख, जब 5 रुपए मुझे 70-80 रुपए का सामान मिल रहा है। तो ये फीलिंग्स भी देना बहुत जरूरी है। भीख क्यों मांगता आदमी, बेवकूफ क्यों समझता है दूसरे को, इसलिए करते हैं जब उन्हें लगा कि 5 रुपए देने में बहुत सारा सामान मिल रहा है, यार इससे बढ़िया चीज क्या है। तो अब हमेशा हंसती हुई आती है, अंकल मैंने ये देखिए 5 रुपए, बच्चों को फिर मैंने फ्रूटी वगैरह देने का है, बांटने के लिए रखी है ये सारी चीजें। तो ये जो एजुकेशन दी जा रही है, अब जैसे हमारे यहाँ रिक्शा वाले आते हैं, ये फिर मैं कहना चाहूंगा आजकल गाड़ियां बहुत हो गई हैं, पार्किंग की स्पेस बहुत कम है, तो आप कृपया पार्किंग ऐसे लगाएं कि दूसरे को भी साइड मिल जाए। कई बार टेढ़ी टेढ़ी करके लगा देते हैं, 4 गाड़ी की पार्किंग खाली, उस टाइम खाली होती है, आपको आइडिया नहीं होता, फिर आपको पार्किंग नहीं मिलती। हमने अपने यहाँ करा हुआ है, बड़ा प्यारा सीन होता है, सब 3 व्हीलर वाले रिक्शा वाले बिल्कुल प्रॉपर पार्किंग में लाइन लगी होती है। तो मैंने 1-2 बार ट्रैफिक वालों को बुला के दिखाया, मैंने कहा देखिए बगैर चालान के, बगैर किसी के, सिर्फ 5 रुपए में खाना खिलाने से ट्रैफिक ऐसे कंट्रोल कर दिया आपने, 1 रुपए का चालान नहीं हुआ, और आप रोजाना चालान करते हैं फिर भी ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो ये छोटी छोटी सी बातें भी सिखाने का प्रयास हुआ है। और सर आपका जो ये मिशन है, आपको गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है या फिर नहीं सर? ना ही मैं लेना चाहता हूं, ना कहा ना लेना चाहता हूं। उसके पीछे आपने मेरी वेबसाइट पे भी देखा है, दान हमेशा चल के देना चाहिए, मांगी भीख जाती है, ये हमारा क्या बात। स्लोगन है, कभी भी नहीं। और जो कपड़े भी देने आते हैं, कई बार ऐसे ही उठा के लिया है, तो मैंने कहा सर नहीं, इसे धो के प्रेस करा के दीजिए। बोले तो बड़ा मेहनत का काम है। तो मैंने कहा दान देते हुए अगर आपकी दान की भावना नहीं है तो वो दान बेकार है। आप घर से चलेंगे, आपने कपड़े धोए, आपने प्रेस करे, तो आपको लग रहा है यस मैं कुछ करने जा रहा हूं, ऐसे तो आपने बस की तरह से भरे और लेके आ गए, ये तो गलत बात है। तो ये चीजें भी हम सिखाते हैं लोगों को कि अगर आप घर से चल रहे हैं, हमारे यहाँ भी आते हैं बहुत, तो उनको भी ये बताया जाता है, बच्चों का है खासतौर से, बर्थडे के दिन मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप मेरे यहाँ आ रहे हैं तो बच्चे को जरूर लाना चाहिए। धन का दान सबसे इजी दान होता है, कर्म का दान सबसे मुश्किल दान होता है। तो कर्म नहीं करा तो बेकार है, आप पैसे देके चले गए वो मैं नहीं मानता। तो 10 या 15 मिनट आपको सेवा भी करनी चाहिए। और खासतौर से जब बच्चे आते हैं तो हम और आप बचपन से ही कि पापा मेरी बर्थडे है, मुझे क्या दिलवा रहे हो, ना पापा मेरी आज बर्थडे है, हम क्या बांटने जा रहे हैं, ये कंसेप्ट हम देते हैं कि आज अपने बच्चे से कहिए बेटा हम दादी की रसोई में चल के बांटेंगे, इस बार ये बांट रहे हैं, इसके बाद जो तुम्हें चाहिए तुम बताना, पहले ये बताओ तुम्हारे जन्मदिन पे, मेरे जन्मदिन में हम क्या बांटेंगे इस बार। तो बच्चे को शुरू से गिविंग की आदत होनी चाहिए, देने की आदत होनी चाहिए, उसके बाद वो अपनी डिमांड करे पापा अब मुझे दिलवाइए मैं बांट के आऊं, समथिंग लाइक दैट। ये छोटी छोटी सी बातें सिखाने का प्रयास करना है कि जन्मदिन है, आपका भी जन्मदिन है, बच्चा कहेगा पापा इस बार आपके जन्मदिन पे मैं चॉकलेट बांटूंगा, बस बात खत्म। चाहे 10 चॉकलेट दे दे वो, लेकिन ये भावना आई है कि इस बार जन्मदिन पे ये बांटना है, लेना तो सारी जिंदगी चलेगा। जी जी, राइट सर।
थैंक यू सो मच सर। और सर हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे आप, जो हमारे साथ जुड़े हैं, स्पेशली सर यूथ को? यूथ से तो मैं कहना चाहूंगा कि जब वो हमारी उम्र में आ जाए, जब जिम्मेदारी खत्म हो जाए, तो याद रखें कि एक अंकल होते थे, इस उम्र में भी ये काम करते थे, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए जब जिम्मेदारियां पूरी हो जाए। और यूथ से मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूं, सेटिस्फेक्शन लिमिट जरूर फिक्स करिए आप लोग। जैसे जब मैं नोएडा में आया था, मेरे पास एक टूटा सा स्कूटर था, 84-85 की दात है। तो भगवान से क्या मांगते हो? आप भी क्या मांगते हो? कोई भी क्या मांगता है कि लाइफ में सेटल हो जाए, मकान हो जाए, दुकान हो जाए, गाड़ी हो जाए, बच्चे सेटल हो जाए, ये सब तो मांगते हैं ना। भगवान ने ये सारी चीजें मेरे को दे दी, तो उसके बाद तो जो मेरे को है, तो वो तो समाज को लौटाना चाहिए। तो सेटिस्फेक्शन की लिमिट हर एक की अलग अलग होती है। जो मैंने मांगा, जो मैंने सोचा, वहां तक मैं पहुंच गया। अब उसके बाद भी फिर भगवान से कहूं यहां तक आ गया, अब इसके बाद में मान लो कार मांगी मैंने, अब कार आ गई है, उसके बाद कहूं नहीं, मैंने कार भी भगवान मर्सिडीज वाली मांगी थी, ये फिर तो कोई एंड ही नहीं हुआ ना इन चीजों का। आप पहले से कह दो कि यस, जैसे आप इस शो को कर रही हैं, आप कहिए मुझे एक दिन बड़ा चैनल बनाना है, अपना चैनल की मालकिन बनने। ओके, जिस दिन आप बन जाए तो उसके बाद आप सोच लें, मैंने जो मेरी सेटिस्फेक्शन की लिमिट थी, जो मैंने मांगा था, भगवान से मिल गया, अब उसके बाद समाज को देना शुरू करिए। तो यूथ को कभी आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, कभी आपको ये नहीं लगेगा कि मैं जिंदगी में ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जो सोचा है उसको अचीव करने की कोशिश करें, उसके ऊपर जाने की कोशिश भी मत करिए। फिर आप जो आपकी सेटिस्फेक्शन की लिमिट है, उसको पहले ही इतना ऊंचा रख लीजिए या नीचा रख लीजिए, जैसा भी आप ठीक समझे, लेकिन जब वो अचीव कर लें, उसका मस्ती की जिंदगी जीजिए, खूब मस्त रहिए। और हमारे यहाँ आते हैं कई बार, तो लोग कहते हैं कि अंकल हम तो सोचा यहाँ पे बड़ा सीरियस माहौल होगा, ये होगा। मैं किस लिए भाई सीरियस? अगर हम सारा दिन इसी तरह से बैठे रहे तो हमारे बड़ा हंसी खुशी का माहौल रहता है, बिल्कुल फैमिली रहती है, डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं, सब बहुत हंसी खुशी का माहौल रहता है। तो हंसते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, so much. थैंक यू बच्चे, थैंक यू बच्चे, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। प्रणाम। नमस्कार। थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तूफान से टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो फतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की